नमस्ते फेलो फार्मासिस्ट दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल में, जहां पे हम लोग आपके आरआरबी या फिर एमसीआरई एग्जाम के हिसाब से आपके लिए कुछ एमसीक्यूज की सीरीज लेके आए हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल तांबे और मैं यहाँ पे रहूँगा आपके 3 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, जो रहेंगे आपके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी। अब जैसे कि दोस्तों हम सबको ऑलरेडी पता है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये तीनों ही एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड वाले सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज इनके बारे में, उनके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में, नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, यही जो नॉर्मल फंक्शंस है इनमें क्या एग्जैक्टली चेंजेस हो रहे हैं, एबनॉर्मलिटी क्या हो रही है एनाटॉमिकली या फिर फिजियोलॉजिकली, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से डिसीज या डिसऑर्डर कंडीशंस आते हैं, ये हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। और इसी पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे उनके ट्रीटमेंट्स यानी कि उनके कौन से टारगेट्स रहेंगे, जिन टारगेट्स के फोकस के हिसाब से हम लोग ड्रग डिजाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। ये हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, राइट। तो इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग में लेने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ में रहूंगा। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला लेक्चर, जहाँ पे आज हम लोग 3 अलग अलग चैप्टर्स जो कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रहेंगे सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, टिश्यू एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली देखते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या देखेंगे। तो हम लोग, मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग सिर्फ आपको एग्जांपल नहीं बताएंगे कि भैया ये 4 ऑप्शन में से ये बोला ये सही है, ये तो आपको ऐसे भी ऑनलाइन सोर्सेज से या फिर बुक्स रेफर करोगे तो मिल जाएगा। हम यहाँ पे कोशिश इस प्रकार से करेंगे कि हर एक ऑप्शन जो गलत है वो गलत क्यों है, जो सही है वो सही क्यों है, ये आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 4 आंसर्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल, जो कि चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि जो भी ह्यूमन सेल्स है या फिर एनिमल सेल्स है उसके टाइप्स रहते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में। फिर सेल ऑर्गेनल्स, कौन से अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके फंक्शंस, उनके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम देखेंगे। फिर अलग अलग टाइप के टिश्यूज जो बॉडी में रहते हैं उनके फंक्शन, उनके कंपोजिशन के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। लास्टली वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डन इन 1665 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। अब जैसे कि हमें पता है ह्यूमन सेल या फिर कोई भी सेल जो है, एनिमल सेल हो या फिर ह्यूमन सेल हो, प्लांट सेल हो, हर एक सेल जो है ये सबसे पहले कहीं ना कहीं पे डिस्कवर किया गया था। तो इनमें से 4 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो इनमें से एग्जैक्टली कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो पहला नाम है रॉबर्ट हुक, दूसरा है एजे लॉवी, थर्ड इज रॉबर्ट ब्राउन एंड फोर्थ इज हक्सले। ओके, तो ये चारों साइंटिस्ट एचएपी के फंक्शन, एचएपी के रिलेटेड में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे के गए हैं, एक्सेप्ट वन साइंटिस्ट जो है एजे लॉवी। इसका एज सच कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो चलो देखते हैं कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। जैसे मैंने आपको बोला, बी आंसर पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो ये एजे लॉवी ने एक्चुअल में कोई भी कंट्रीब्यूशन एचएपी में नहीं दिया, इसलिए ये आंसर तो एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन के पास में, इस इंसान ने न्यूक्लियस को इन्वेंट किया था या फिर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ना कि सेल को, इसलिए ये सही जवाब नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन रहेगा न्यूक्लियस डिस्कवरी पे तो डेफिनेटली रॉबर्ट ब्राउन का आंसर आएगा। नेक्स्ट हक्सले जो है, इसने क्या किया था, इसने ये डिस्कवर किया था कि देयर इज अ मेम्ब्रेन इन द इनर शीथ ऑफ ह्यूमन हेयर। ह्यूमन हेयर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, इसकी डिस्कवरी ये हक्सले साइंटिस्ट ने की थी। तो अब ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे गलत हो गए और हमारा राइट आंसर क्या बचा, रॉबर्ट हुक, जिसने क्या किया था, सबसे पहले डिस्कवरी जो की थी दैट वाज अ डेड सेल। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने जो डिस्कवरी की थी वो लाइव सेल की नहीं थी, दैट वाज अ डेड सेल। और लाइव सेल की डिस्कवरी जो थी ये इसके बाद में हो गई थी। ठीक है, सो द राइट आंसर सेल डिस्कवरी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहेगा, डेड सेल या फिर लाइव सेल। अगर लाइव सेल होगा तो आंसर अलग रहेगा, डेड सेल के लिए तो स्पेसिफिक आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के पास में। जैसे कि बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं हमें पता है, तो उन्हीं सेल्स के ऊपर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब सेल्स के बारे में हमको एक चीज तो पता है कि ये जो सेल्स होती है दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, राइट। लेकिन फिर भी हर एक ऑर्गन के हिसाब से इन सेल्स का जो साइज है ये अलग अलग हो जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे नर्व सेल, सेकेंड ऑप्शन लीवर सेल, थर्ड ऑप्शन मसल सेल या फिर किडनी सेल। अब अगर इन ऑर्गन्स के तरफ हम लोग देखेंगे तो इनके सेल्स के बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग मसल सेल्स के बारे में बताएंगे तो मसल सेल्स स्पेसिफिकली मस्कुलर रीजन में प्रेजेंट रहता है, राइट। इनका जो साइज है ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा हो सकता है। किडनी सेल की बात करेंगे तो किडनी में जैसे हमें पता है कि इनका जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इसका साइज है ये कम रहने वाला, तो किडनी सेल जो है ये हो गया हमारा एलिमिनेट। नेक्स्ट चलते हैं लीवर सेल के पास में। अब लीवर हमारा मेटाबॉलिज्म वाला ऑर्गन है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन होने की वजह से इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखेंगे तो इसमें भी साइज जो है ये कंपैरेटिवली छोटा ही रहेगा। इसलिए लिवर सेल जो है ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा क्या, नर्व सेल। सो द राइट आंसर इज नर्व सेल। अब नर्व सेल क्यों, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो भी हमारी नर्वस सिस्टम है उसके अंदर, फिर वो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है हमारे पास, सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वही पीएनएस में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो पीएनएस का फर्दर क्लासिफिकेशन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनॉमस में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो मेन जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा वो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक के जरिए हो जाएगा। और इनका जो भी सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है कि हमें पता है कि समझो यहाँ पे सेंट्रल में ब्रेन है, ओके, एंड यहाँ पे कोई भी इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन, तो ये सिर्फ दो ही नर्व सेल्स के जरिए कनेक्टेड रहेगा। इनके जॉइंट को हम लोग बोलेंगे सिनैप्स। इसके पहले वाला रहेगा प्री सिनेप्टिक नर्व और इसके बाद वाला रहेगा पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। अब ये जो इफेक्टर ऑर्गन है ये हमारे हाथ भी हो सकते हैं, हमारे पैर भी हो सकते हैं, राइट। तो ये ब्रेन से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ये फिर भी सिर्फ दो सेल्स से जुड़े हैं, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। इसीलिए साइज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट वाला सेल हमारा बनता है नर्व सेल। समझ में आ गया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ व्हाट। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ व्हाट। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, लिग्निन, हेमिसेल्युलोज, पेक्टिन, लिपिड्स, लिग्निन, हेमिसेल्युलोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स, लिग्निन, हेमिसेल्युलोज, सेल्युलोज एंड पेक्टिन, एंड लास्टली हेमिसेल्युलोज, सेल्युलोज, लिग्निन एंड ट्यूब्यूलिन। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट रहता है, राइट। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन सेल्स रहेंगे या फिर एनिमल सेल्स रहेंगे इनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ऐसे बाय लेयर प्रोटेक्शन होता है, राइट। क्योंकि उसको एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में उसको सफर करना होता है, जिसकी वजह से वहां पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर आता है जो कि बनता है सेल वॉल से, राइट। अब ये सब चीजें पता होने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, वो होता है हमारे सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो चलो सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे हमको देखने के लिए क्या क्या मिलेगा, पेक्टिन रहेगा, सेल्यूलोज रहेगा, हेमीसेल्यूलोज भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब जहां पे सवाल आता है लिपिड्स का, तो लिपिड्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहते,
राइट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको ये डायग्राम याद नहीं आ रही है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि लिपिड्स का तो इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं रहेगा, तो लिपिड्स वाले जितने भी ऑप्शंस रहेंगे आपके सारे के सारे नलीफाई हो जाएंगे, राइट। तो दो ऑप्शंस हमारे कैंसिल हो गए। अब बचे दो ऑप्शंस, एक होगा ऑप्शन सी और दूसरा है ऑप्शन डी। अब इसमें से भी ट्यूब्यूलिन, ये जो है ये ट्यूब्यूलिन भी हमारा कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्यूब्यूलिन हमें पता है कि ये सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स याद है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन जो है ये सेल डिवीजन के फेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ट्यूब्यूलिन जो है ये भी सेल डिवीजन में जाएगा, तो वो सेल को इंटीग्रिटी देने के काम में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट। तो इसी हिसाब से बचता क्या क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड pectin. So the right answer is option number C, lignin, hemicellulose, cellulose and pectin. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स इज कैरिड आउट बाय व्हाट। अब ये क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन इज डन बाय व्हाट। अब जो भी हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स है उनमें कई बार मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब सेल मल्टीप्लाई होते रहता है उस टाइम पे उसको सॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी है, और न्यू सेल्स में या फिर सेल्स के बाहर अगर प्रोटीन को भेजना है तो उसके लिए उसका पैकेजिंग होना भी ज़रूरी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है ये सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स के अंदर होने वाली है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एक हो गया लाइजोसोम, दूसरा हो गया गोल्गी apparatus, तीसरा है राइबोसोम एंड फोर्थ वन इज द आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चलो देखते हैं कि ये चारों ऑप्शंस क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर लाइजोसोम हम लोग देखते हैं, लाइजोसोम नाम में ही लाइजो है, यानी कि समथिंग अबाउट लाइसिस और ब्रेक डाउन। तो लाइजोसोम जो है ये बेसिकली कॉज क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। जितने भी फॉल्टी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे या फिर फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसाइज रहेंगे उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइजोसोम, राइट। तो लाइजोसोम तो हमारा सही आंसर नहीं है। फिर आते हैं राइबोसोम्स के पास में, लाइजोसोम हो गया, राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, यानी कि राइबोसोम्स में जो ये सारे प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, ओके। तो इनका सिंथेसिस यहाँ पे होता है, तो इसलिए राइबोसोम वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तीसरा आता है आरएनए। जैसे कि हमें पता है आरएनए क्या करता है, एक मैसेंजर का काम करता है, एमआरएनए हम लोग बोलते हैं ना, मैसेंजर आरएनए, यानी कि ये मैसेजेस को प्रोटीन के ट्रांसलेट करने का या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन चला गया, बचा हुआ ऑप्शन गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो यू कैन सिंपली सी कि भैया जितने भी प्रोटीन्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको मॉडिफाई भी किया जाएगा, साथ ही साथ में अलग अलग टब में उनको सेपरेट भी कर दिया जाएगा और अलग अलग जगह पे उनकी पैकेजिंग भी कर दी जाएगी। इस प्रकार से जो है इसको आप लोग इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन विल बी डन इन द गोल्गी apparatus, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, ग्लाइकोलाइसिस सेल को एनर्जी देने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ग्लाइकोलाइसिस, अब ये क्या होता है, ग्लूकोज को सिंथेसिस करने वाली एक प्रोसीजर होती है, राइट। तो ये प्रोसेस हमें सबसे पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम आगे जाके अनुमान लगा सकते हैं कि भैया ये प्रोसेस हो कहाँ रही है। तो चलो देखते हैं शॉर्ट में ग्लाइकोलिसिस साइकिल को। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एक 10 स्टेप रिएक्शन के जरिए पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एक 10 स्टेप रिएक्शन के जरिए पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस पाइरूवेट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट एटीपी के रूप में होगा, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नेट 2 एटीपी तैयार हो जाएंगे और वो एनएडीएच भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसका एक सेंट्रल प्रोडक्ट जो रहता है वो रहेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एंड लास्टली फाइनली इससे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट के। तो ये जो पाइरूवेट है दैट विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ये सिंथेसाइज होने का काम कहाँ पे होता है,
तो ऑप्शंस में हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो चलो देखते हैं हर एक का फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को 10th से ही पता है, इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे तो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज हो रहा है। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा और साथ ही साथ में कैल्शियम का स्टोरेज होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है ये कैंसिल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कैंसिल हो गया। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या है, सेल के सबसे सेंटर वाला पार्ट रहता है, राइट। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इससे जेनेटिक मटेरियल कैरी करने वाला पार्ट होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, इट विल कैरी द जेनेटिक मटेरियल एंड इट विल बी अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। हर एक सेल अपना क्या फंक्शन करती है ये डिसाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये भी आंसर हमारा गलत गया, इसलिए बचा क्या हमारे पास, साइटोप्लाज्म। यानी कि हर एक सेल के अंदर जो भी यहाँ पे फ्लूइड फील्ड अप रहेगा दैट विल बी द साइटोप्लाज्म, राइट। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो बीच वाला फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज द राइट प्लेस वेयर ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोकैरियोटिक। अब हमें पता है कि जितने भी सेल्स हमारे पास होते हैं उनके दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक, राइट। तो ये दोनों में बेसिकली फर्क क्या है ये जानना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पे हम लोग आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देखने जाएंगे तो हमें काफी सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूकैरियोटिक्स के अंदर जो इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स है ये बहुत ही कम है, राइट। यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड रहेगा, प्लाज्मिड रहेगा, सेल वॉल रहेगी जो कि वहां पे प्रोकैरियोट्स में नहीं रहेगी, और साथ ही साथ में अंदर कैप्सूल भी रहेगा। दोनों के बीच में कॉमन चीजें रहेगी जैसे साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। बट मेन डिफरेंशिएटिंग पार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये फ्लैजेला एंड प्रेजेंस ऑफ पिलाई, राइट। तो ये जो पिलाई या फिर फ्लैजेला रहेगा ये कहीं पे भी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, राइट। तो हमें वही पूछा है कि भैया इसमें से एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है। तो जैसे हमें पता है प्रोटोजोआ हो गया, अलगी हो गया, फंगाई हो गया, इनको मूवमेंट करने के लिए ये फ्लैजेला वाला सेल जो है, ये फ्लैजेला वाला पार्ट जो होता है सेल का, ये बहुत ही नेसेसरी होता है। इसीलिए ये तीनों जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स बन जाते हैं, राइट। तो प्रोटोजोआ, अलगी और फंगाई यूकैरियोटिक बन जाते हैं, बचा बैक्टीरिया। सो दैट बिकम्स आवर राइट आंसर जो कि है एक प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड इन व्हाट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले भी हमने ये डिस्कस तो कर लिया है लेकिन चलो फिर भी एक बार ऑप्शंस देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और हमें पता है क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको बहुत ही स्पेसिफाइड एरिया में किया जाता है जो कि हाईएस्ट कंट्रोल्ड एरिया रहता है सेल का। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने इसके पहले भी देखा, इसका फंक्शन क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे नलीफाई हो जाएंगे। फाइनली बचा द राइट आंसर इज न्यूक्लियस विच इज द कंट्रोल ऑफ द सेल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस विच लीड्स टू द सेल डेथ इज कॉल्ड एज व्हाट। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी सेल्स जो होती है उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, ओनली एक्सेप्ट नर्व सेल्स। ओके, नर्व सेल्स इकलौती एक सेल हमारी बॉडी में होती है जिसका कभी डिवीजन नहीं होता है। इसके अलावा बाकी सारे जो सेल्स है वो प्रॉपरली डिवाइड होते हैं, उनका एक लाइफ स्पैन रहेगा। कहीं पे डैमेज हो जाएगा तो वो सेल्स को रीजनरेट करके उनको फिर से तैयार किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे ऑटोफैजी हो गया, कैरियोलाइसिस हो गया, कैरियोरेक्सिस हो गया या फिर पिक्नोसिस हो गया।
तो हमें ये चीज पता करनी है कि भैया एग्जैक्टली इनमें से कौन सी प्रोसेस वो है जिसमें क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा और न्यूक्लियस का श्रिंकेज होगा। तो चलो जानते हैं पहले चारों के चारों प्रोसेसेस एग्जैक्टली कौन से होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी में क्या होता है, सेल डिग्रेडेशन होता है और रिसाइकल करता है इसके ओन डैमेज ऑर्गेनेल्स को। ओके, तो सेल क्या करता है, जितने भी इसके ओरिजिनल पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाएंगे, इनको रिसाइकल करने का काम जो है इसको बोला जाता है ऑटोफैजी। राइट। सेकेंड ऑप्शन है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सर्टन एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारा आंसर है क्या, नो, वी वांट द श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये डिसोल्यूशन है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, कैरियोरेक्सिस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फ्रैगमेंटेशन। जो भी न्यूक्लियस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। वी डू वी वांट इट, नो, वी वांट श्रिंकेज। सो द लास्ट ऑप्शन पिकनोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन, जो कि क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन रहेगा, क्रोमैटिन्स, वो कंडेंस हो जाएगा और उसी के साथ साथ में न्यूक्लियस का श्रिंकेज भी हो जाएगा। द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द पिकनोसिस प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज डी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, राइबोसोम हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन राइबोसोम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, तो इसके लिए हमें इसके सारे फंक्शंस पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। अब इसमें से ऑप्शंस अगर देखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस या फिर रेस्पायरेशन। अब बेटा फोटोसिंथेसिस का तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन, एक है प्रोटीन सिंथेसिस, एक है लिपिड सिंथेसिस और तीसरा है रेस्पायरेशन। अब जितना कि हमें पता है राइबोसोम्स के अंदर कोई ना कोई फैक्ट्री होती है, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। राइट। तो ये फैक्ट्री है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रेस्पायरेशन भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। अब बचा लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस जो है इसका राइबोसोम से डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। जो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स रहेगा दैट विल बी अ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैमाने पे जो है ये प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे सेल एंड सेल ऑर्गेनल का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्रोटीन सब यूनिट विच इज फाउंड इन द माइक्रोट्यूब्यूल इज, प्रोटीन सब यूनिट विच इज फाउंड इन द माइक्रोट्यूब्यूल इज। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के नाम दिखेंगे, जैसे कोलेजिन हो गया, ट्यूबुलिन हो गया, मायोसिन हो गया एंड डीएनए हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि ये हर एक प्रोटीन जो है इनका स्पेसिफिक लोकेशन होता है। जैसे कि कोलेजिन है जो कि स्ट्रेंथ के काम में आएगा, तो प्रोटीन सब यूनिट जो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ये पहले पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। राइट। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सेल मल्टीप्लीकेशन। ओके, या फिर सेल डिवीजन भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो कोलेजिन तो डायरेक्टली नहीं आएगा। मायोसिन हमें पता है कि ये स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है, सो इसका भी एज सच माइक्रोट्यूब्यूल के लिए कोई रोल नहीं बचा। तीसरा डीएनए का तो फंक्शन ही अपना अलग है, ये तो जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करेगा और हर सेल को किस प्रकार से फंक्शन करना है इस फंक्शन को डिफाइन करेगा। राइट। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, हमारा फाइनली करेक्ट ऑप्शन इज ट्यूब्यूलिन। सो ट्यूब्यूलिन, माइक्रोट्यूब्यूल, थोड़ा वर्डिंग भी सिमिलर है, इस हिसाब से आप इजीली इसको याद रख सकते हो। सो द राइट आंसर इज द प्रोटीन विच इज फाउंड इन माइक्रोट्यूब्यूल इज ट्यूब्यूलिन। ओके, चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, टिश्यूज। अब जैसे कि हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मिलाकर टिश्यू बनाते हैं, और ये जो टिश्यूज होते हैं ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। राइट। जैसे कनेक्टिव टिश्यूज अलग रहेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज अलग रहेंगे, नर्वस टिश्यू अलग रहेगा, और भी बाकी सारे सब टाइप्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन
टिश्यू चैप्टर्स के बारे में। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज मेन फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू नाम ही क्या है इसका, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो भी अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है इनको कनेक्ट करने का या फिर इनका नेटवर्क बनाने का, इनके बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का काम जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। ओके, तो इसमें एक आता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट में आता है बोन्स, जो कि इकलौता सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, और एक इकलौता लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो आता है ब्लड। राइट, तो इनके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, तो फंक्शंस देखते हैं। बाइंडिंग टुगेदर विद द अदर टिश्यूज, क्या ये इसका फंक्शन है? मैंने अभी क्या बोला, कनेक्टिविटी होगी तो कम्युनिकेशन होगा, तो कनेक्टिविटी इज नथिंग बट बाइंडिंग टुगेदर विद अदर टिश्यूज, तो ये सही आंसर है। सेकेंड इज सपोर्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, जैसे ये एक दूसरे को कनेक्ट करेगा तो कनेक्टिविटी की वजह से जो दोनों ऑर्गन से इनको सपोर्ट मिलेगा। अब सोचो कि हमारा हार्ट है, हवा में बीच में ही लटक रहा है, उसको कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो क्या वो स्टेबल रहेगा, क्या उसको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ हार्ट का ऐसे नहीं, कितने भी हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है, अगर उनको कनेक्शंस नहीं मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज को होल्ड नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन पे पॉसिबली स्थिर नहीं रह सकेंगे। राइट, तो इसलिए ये भी फंक्शन इसका सही हो गया, इट विल ऑल्सो सपोर्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं फॉर्मिंग अ पैकेजिंग अराउंड द ऑर्गन्स। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सबसे पहले जो भी ऑर्गन रहेगा इसके अराउंड एक पैकेजिंग बनाएगा, और इस पैकेजिंग के जरिए दो ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। राइट, तो इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन भी राइट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो कनेक्टिव टिश्यू तीनों ही फंक्शन करता है, क्या क्या, एक तो टिश्यू को एक दूसरे के साथ में बाइंडिंग करता है, उसके बाद में बॉडी के ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स को सपोर्ट करता है, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द पैकेजिंग अराउंड वेरियस ऑर्गन्स। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, विच स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग ये पूछा गया है। राइट, तो इसलिए सबसे पहले ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, इपिथेलियल टिश्यू हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियम टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड स्टेटमेंट है क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रांसलेशनल एपिथेलियम टिश्यू व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो इसके पहले तो हमने ऑल ऑफ द अबव करेक्ट किया था, तो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा यही आंसर रहेगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके लिए हमारा बेसिक नॉलेज बहुत ही मैटर करेगा। अगर वो नहीं है तो भी हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, हमें पता है कि स्किन के नीचे एपिथेलियल टिश्यू रहता है। राइट, इसके अंदर ब्लड वेसल्स रहेंगे, इसके अंदर नर्व्स रहेंगे, लेकिन इसके अपने ऑर्गन नहीं रहेंगे। इट्स हैज इट्स ब्लड वेसल, नर्व्स एंड ऑर्गन्स। एपिथेलियल टिश्यू के अपने ऑर्गन्स नहीं रहेंगे, ऑर्गन्स के अंदर या फिर ऑर्गन्स के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट, आते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास में, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि ये जो दोनों टिश्यूज को सेपरेट करने वाला मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू वो होता है जो कि स्ट्रेचेबल हो सकता है। राइट, जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो उसके अंदर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टिश्यूज। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। अब देखो बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट तो रहेंगे, लेकिन क्यूबॉइडल सेल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हमें पता है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट रहेंगे। राइट, इस प्रकार से इसका क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट रहेगा। राइट, आप सोचो कि इसको अगर स्ट्रेच कर देंगे, जब स्ट्रेच हो रहा है तो स्ट्रेचिंग के टाइम पे क्या होगा, ये सारे सेल्स जो है ये फ्लैट बन जाएंगे। राइट, अब देखो कोई भी आपके पास अगर इलास्टिक वाला खिलौना है,
तो इसके ऊपर समझो कोई डिजाइन बना है, जैसे आप उसको खींचोगे तो वो डिजाइन वैसे ही रहेगा क्या? नहीं, वो स्ट्रेच आउट होगा। तो वैसे ही ये जो सेल्स है ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट कब रहेंगे? जब ये स्ट्रेच नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर रॉन्ग। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी का तो सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रॉन्ग हो गए। एंड द राइट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी, जहां पे कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। व्हाट डज द बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्ट? अब बेसमेंट मेम्ब्रेन, अभी जस्ट हमने ये देखा था कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, कोई ना कोई कनेक्शन का काम कर रहा है। तो ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? अभी 1 मिनट पहले ही हमने देखा था। तो बॉडी हाउस टू द ग्राउंड नहीं, बोन टू बोन कनेक्शन, या फिर एपिथेलियम टू कनेक्टिव टिश्यू, या फिर मसल टू बोन टिश्यू। अब हमें आंसर तो पता है इसका, एपिथेलियम टू कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने देखा। लेकिन चलो देखते हैं कि ये बाकी के जो कनेक्शन है ये किस प्रकार से होते हैं। ओके, अब बॉडी हाउस टू ग्राउंड का जो कनेक्शन होगा दैट विल बी बाय एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बॉडी हाउस से ग्राउंड का कनेक्शन जो होगा वो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। बोन टू बोन कनेक्शन, यानी कि दो बोन्स एक दूसरे के साथ जो जुड़ेंगे, दैट विल बी थ्रू द लिगामेंट्स। आपने काफी बार सुना होगा, देखो आजकल लोगों को लिगामेंट इंजुरी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे बोला जाता है कि लिगामेंट इंजुरी को रिपेयर होने में या फिर उससे रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, साथ ही में ये बहुत पेनफुल होता है। क्यों? बिकॉज इट इज बोन टू बोन कनेक्शन। जैसे दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है ये बहुत ही पेनफुल बन जाती है। इसकी वजह से लिगामेंट इंजुरीज भी बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है, राइट। मसल टू बोन का जो कनेक्शन रहेगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच आर कॉल्ड एज टेंडॉन्स। क्या बोलेंगे इसको? टेंडॉन्स। सो मसल टू बोन ये जो कनेक्टिविटी रहेगी दैट विल बी थ्रू द tendons. So the right answer for our question is epithelium to connective tissue, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच वन इज द फ्लैट स्ट्रक्चर? अभी ये जो नीचे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्लैट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर स्क्वैमस टिश्यू, सेकंड इज क्यूबॉइडल टिश्यू, थर्ड इज कॉलमनार टिश्यू एंड लास्ट वन इज द ट्रांजिशनल टिश्यू। अब थोड़ी देर पहले हमने ट्रांजिशनल का सर्च किया था कि ये जब अनस्ट्रेच्ड रहेगा एट दैट टाइम इट विल बी क्यूबॉइडल इन द स्ट्रक्चर, राइट। तो इसका मतलब ये फ्लैट रहेगा क्या? डेफिनेटली नॉट। जब स्ट्रेच हो जाएगा उसके बाद ये फ्लैट हो सकता है, लेकिन इनिशियल मतलब रेस्टिंग पोजीशन पे तो ये फ्लैट नहीं रहेगा। कॉलमनार टिश्यू में क्या रहेगा? जो कॉलम के जैसे बड़े बड़े सेल्स जो है ये प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि हमारे जीआई ट्रैक्ट का लाइनिंग होता है। ओके, सो दीज आर द कॉलमनार टिश्यू। तो ये फ्लैट है क्या? ये फ्लैट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल टिश्यू। अगेन क्यूबॉइडल टिश्यू में क्या होने वाला? प्रॉपरली क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये भी आंसर गलत है। द राइट आंसर इज स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि ऐसे फ्लैट सेल्स एक दूसरे के ऊपर हमें प्रेजेंट हुए दिख जाएंगे। अगर सिंपल स्क्वैमस रहेगा तो सिंगल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये मल्टीपल लेयर्स रहेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्क्वैमस टिश्यू विच इज फ्लैट इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। विच टाइप ऑफ द एपिथेलियम हैज द फंक्शन टू मूव द पार्टिकल्स एंड म्यूकस इनटू द स्पेसिफिक डायरेक्शन? अब देखो क्वेश्चन फिर से थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे हर एक टिश्यू का फंक्शन जो है ये हमें पता होना जरूरी है। अगर फंक्शन पता नहीं है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉजिक लगाना चाहोगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल सकता है। क्या पूछ रहा है ये? Which epithelium has the function to move the particles and mucus? यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, राइट जैसे कि हमारे जीआई ट्रैक में मूवमेंट होती है, और जीआई ट्रैक के अंदर हमें पता है कि सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। सीलिया यानी कि छोटे छोटे हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि मूवमेंट में काम आते हैं। सो यू कैन फाइंड डायरेक्टली फाइंड द आंसर ciliated epithelium tissue. So that is your right answer.
क्या है राइट आंसर? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि जो सीलिया रहेंगे, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो इजीली मूव हो जाएंगे जैसे ही जीआई के अंदर कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी फूड आएगा तो वो मूव हो जाएंगे। तो इसी के जरिए जो पीछे वाला फूड है इसको आगे ढकेलने का प्रोसेस कर दिया जाता है, इसीलिए द राइट आंसर इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टमक? इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टमक। अब थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी चलो एक बार डिस्कस करते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? फ्लैट सेल्स यहां पे प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके, जहां पे मल्टीपल लेयर्स रहेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम के। नेक्स्ट इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, यहाँ पे कॉलमनार शेप के सेल्स रहेंगे। एंड लास्ट वन इज द ट्रांसलेशनल, जो कि स्ट्रेचेबल वाले सेल्स रहेंगे, जिसमें पहले क्यूबॉइडल रहेगा और स्ट्रेच होने के बाद में ये स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टमक। स्टमक क्या ऑर्गन है? इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर सेक्रीशंस भी होंगे और साथ ही साथ में उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होगा, राइट? तो सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया का अवेलेबल होना, राइट? तो सरफेस एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो जो कॉलमनार एपिथेलियम है ये बहुत ही ज्यादा बड़े रहेंगे एज कंपेयर टू स्क्वैमस या फिर ट्रांसलेशनल एपिथेलियल सेल्स से। ओके, तो राइट आंसर बिकम सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इसी के साथ में हम लोग बाकी सेल्स के भी फंक्शंस या फिर उनके लोकेशंस देखते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो रहेगा ये ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई और किडनीज के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे जो है सिंपल एक्सचेंज का फंक्शन होता है। ब्लड वेसल्स में जैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सिर्फ ब्लड को कैरी करना होता है। अल्वियोलाई जहां पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज का फंक्शन होता है। किडनी जहां पे यूरिन यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन का फंक्शन होता है। वहां पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो कि सिंगल लेयर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जहां पे केराटिनॉइड स्किन है या फिर ईसोफेगस है या फिर वजाइना है, वहां पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ द स्किन विल बी प्रेजेंट, मल्टीपल लेयर्स ऑफ दिस स्क्वैमस एपिथेलियम विल बी प्रेजेंट। ओके, ट्रांसलेशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल ऑर्गन्स है जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जैसे यूरिन भरते जाएगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, यूरिन निकल जाएगा तो ये उसका स्ट्रेचिंग फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चारों सेल्स है इनके हमने फंक्शंस या फिर इनके लोकेशंस हमने अच्छे से देख लिए। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम? अभी थोड़ी देर पहले हमने सारे फंक्शंस देख लिए, तो चलो जल्दी से बताओ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे है? स्किन के ऊपर। तो स्किन का फंक्शन क्या है? इट विल प्रोटेक्ट ऑल द ऑर्गन्स विच आर beneath इट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन। इसी के साथ साथ में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जहां पे रहेंगे सेक्रीशंस होंगे। एब्जॉर्प्शन के लिए सिंपल कॉलमनार, अभी स्टमक का भी एग्जांपल हमने देखा जहां पे सिंपल कॉलमनार है। एंड एक्सक्रीशन के लिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि ट्रांसलेशनल एपिथेलियम का अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में प्रेजेंस होता है, राइट? सो द राइट आंसर फॉर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। व्हाट विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द मसल्स टू बोन? अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था, याद है क्या होता है? इट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडॉन्स। तो अल्वियोलार, एडिपोज, हाइलाइन, इनका फंक्शन क्या होता है? अल्वियोलार एरियोलर टिश्यू जो होता है ये बेसिकली एक लूज बाइंडिंग की वजह से सपोर्टिंग का काम करता है, साथ ही साथ में ये न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक्सचेंज का भी काम करता है। तो जहां पे भी एरियोलर टिश्यू रहेगा वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक्सचेंज के काम में आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू जो कि फैट का रिजर्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज होता है, साथ ही साथ में फैट की वजह से इंसुलेशन होता है, और इसी के साथ में ये कोई स्पेसिफिक हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम भी करता है, राइट? अब फैट का एनर्जी स्टोरेज से क्या मतलब होता है? जब भी इमरजेंसी कंडीशन होगी, जहां पे स्टारवेशन वाली कंडीशन होगी, उस टाइम पे फैट सेल्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है,
which is called as gluconeogenesis, that is synthesis of glucose from नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, इसीलिए ये एनर्जी स्टोरेज बन जाता है। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ये अगेन सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में ये जॉइंट्स के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द राइट आंसर फॉर कनेक्टिंग टिश्यू फॉर मसल्स एंड बोन इज द dense regular connective tissue, that is also called as the tendon. Okay, chalo, question number 19, which type of the muscle tissue is found in the walls of digestive tract? अब हमने बहुत सारा टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। अब मसल टिश्यू तो हमें पता है डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन सा प्रेजेंट रहेगा। अब अगर इसके आंसर्स पे देखोगे तो सीधे से पता चल गया है, स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटन को बाइंड होता है, इसलिए ये गलत हो गया। कार्डियक मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, कार्डियक, इसीलिए इसको कार्डियक बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। अगर दो गलत है तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं रहेगा। द राइट आंसर इज स्मूथ मसल, क्योंकि जीआई ट्रैक के अंदर जो है फूड बनने के बाद में उसको आगे पास ऑन करना रहता है, तो कंप्लीट जीआई ट्रैक जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ अ स्मूथ मसल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल टिश्यूज? तो स्ट्राइटेड मसल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ओके, स्पेसिफिकली स्ट्राइटेड मसल टिश्यूज जो रहेंगे दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगी, एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट रहेगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हमने टिश्यूज वाला पार्ट कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। तो हमने सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसी के साथ में हमने हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया, तो ऑलमोस्ट आपका 40 क्वेश्चंस का जो है प्रिपरेशन यहाँ पे हो चुका है, राइट। सिमिलरली जो लास्ट वाला हमने देखा टिश्यू चैप्टर से, उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन डिटेल में डिस्कस किए, तो वहां पे भी 40 एमसीक्यूज की आपकी तैयारी हो गई है। नाउ कमिंग टू द इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। इंटेग्युमेंटरी सिस्टम हमें पता है जो कि हमारा स्किन का पूरा सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेग्युमेंटरी सिस्टम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू लुक लेयर ऑफ द स्किन विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? केराटिन, मसल्स, मेलानिन या फिर फैटी सेल्स? तो चलो सबसे पहले इसको समझने के लिए स्किन की डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो एपिडर्मिस लेयर जो सबसे ऊपर रहता है, जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। डर्मिस वाला लेयर जिसके अंदर बाकी के जो स्किन के अंडर मतलब ऊपर वाले लेयर से नीचे वाला लेयर, जहां पे हो सकता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है। एंड सबसे लास्ट में सबक्यूटेनियस टिश्यू जो रहता है दैट इज टोटली मेड अप ऑफ फैट सेल्स। ओके, तो वहां पे फैट डिपोजिशन हो जाता है। जैसे कि स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन होता है कॉमन साइट में, अगर हम लोग देखेंगे तो आपका एब्डोमेन हो सकता है, राइट। पेट बाहर आता है, इसका मतलब क्या कि पेट का जो स्किन वाला लेयर है उसके नीचे, यानी कि एपिडर्मिस डर्मिस के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके अंदर फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो केराटिन इज रॉन्ग आंसर, मसल इज रॉन्ग आंसर, मेलानिन इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज फैटी सेल्स। अब केराटिन क्या होता है? ये हेयर ग्रोथ के लिए होता है, मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, और मेलानिन जो कि कलरिंग पिगमेंट होता है हमारे स्किन का, लेकिन मेलानिन का प्रेजेंस होता है डर्मिस लेयर में। सो द राइट आंसर इज सबक्यूटेनियस लेयर मेड अप ऑफ फैटी सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मिसिनर कॉर्पसल इज व्हाट? अब इसके लिए फिर से आपको स्किन का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना जरूरी है, राइट। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शंस क्या क्या है? टच सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ वार्मथ, सेंसेशन ऑफ कूलनेस, पेन सेंसेशन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसमें से एग्जैक्टली आंसर हो क्या सकता है, तो चारों ऑप्शंस को आप ठीक से देखो तो उसमें आपको आंसर का हिंट मिल जाएगा। क्या दिया है? पहले टच सेंसेशन। अब टच सेंसेशन में क्या आएगा? बहुत सारे सेंसेशन आएंगे। टच कौन सा है? हार्मफुल है, हार्मलेस है, या फिर गर्म है, ठंडा है, या फिर नॉक्शियस है, या फिर नॉन नॉक्शियस है। कोई भी टाइप का टच है वो आपको पता चलेगा। सेकंड ऑप्शन इज सेंसेशन ऑफ वार्मथ, इसका मतलब ये सेंसेशन वाला ही पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज सेंसेशन ऑफ कूलनेस, ये फिर से सेंसेशन वाला ही आंसर हो गया। एंड पेन सेंसेशन, ये फिर से सेंसेशन ही हो गया। यानी कि चारों ही ऑप्शन सही है, बट वी हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन। तो चारों नहीं सिलेक्ट करते, तो चारों में से सबसे ज्यादा
वाइड ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो रही है। सेंसेशन ऑफ वार्मथ में सिर्फ वार्मथ कवर हो रहा है, कूलनेस नहीं कवर हो रहा है। वैसे ही कूलनेस के साथ हो रहा है, वैसे ही पेन के साथ हो रहा है, इसलिए ओवरऑल सबको मिला के टच सेंसेशंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मिसिनर कॉर्पसल जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ टच सेंसेशन। कोई भी टच होने के बाद में जो हमें सेंस होता है दैट इज बिन रिस्पॉन्सिबल, दैट इज बिन कैरिड आउट और दैट इज बिन सेंस्ड बाय द मिसिनर कॉर्पसल। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेम द मेथड विच यूजेस द स्किन फ्रॉम अ डिसीज पर्सन टू ट्रीट द बर्न्ट एरिया। अब आपको ये चीज पता होगी कि स्किन जैसे बर्न हो जाएगी या फिर किसी को बर्न वुंड होते हैं, तो बर्न वुंड ठीक होने के लिए सबसे हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, राइट। क्योंकि वहां पे जो डैमेज हो जाता है वो इतना परमानेंट डैमेज हो जाता है। आपने कई बार बर्न पेशेंट्स को देखा होगा, उनका पूरा जो एरिया बर्न हुआ है वहां का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है, राइट। वो जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से रीजनरेट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बर्निंग की वजह से जो डैमेज होता है ये बहुत सीवियर डैमेज होता है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए अगर डैमेज बहुत सीवियर है और पेशेंट लकीली अगर सर्वाइव कर जाएगा, तो जो बर्न्ट एरिया है इसके ऊपर स्किन लगा के एक सर्जरी करते हैं, जिसके तहत इंसान वापस से अपना नॉर्मल स्किन स्ट्रक्चर पा सकता है। नॉट 100% बट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो इसके लिए कौन सी मेथड है जिसमें हम लोग डिसीज्ड पर्सन को ही यूज करेंगे उसके स्किन को, उसके बर्न एरिया को कवर करने के लिए? तो ऑप्शन है ऑटोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड डीप पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट। अब इसमें से ग्रैन्युलर टिश्यू ये तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये मेथड नहीं है, राइट। यहाँ पे सीधे से मेथड का नाम पूछा, सो ये वन ऑप्शन गॉट क्लियरली एलिमिनेटेड। अब देखते हैं ये सारे के सारे मेथड्स होते क्या है। ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट मेथड क्या बोलता है? अ टिश्यू ग्राफ्ट यानी कि टिश्यू का पार्ट विच इज टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पर्सन्स बॉडी एंड इज ट्रांसप्लांटेड टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम पर्सन्स बॉडी। मतलब अगर समझो मेरा ये वाला हाथ बर्न हुआ है, तो मेरे दूसरे हाथ से स्किन टिश्यू का ग्राफ्ट लेंगे और वो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें फायदा क्या होगा? क्योंकि ये मेरी ही स्किन है तो बॉडी इसको इजीली अडॉप्ट करेगी, इसका रिजेक्शन नहीं होगा। और दूसरा हाथ जो मेरा ऑब्वियसली नॉर्मल है, वहां से स्किन निकाल भी देंगे, कुछ दिन बाद में वहां पे फिर से न्यू स्किन जो है रीजनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज होमोग्राफ्ट। अब होमोग्राफ्ट क्या होता है? एक इंडिविजुअल से स्किन का सैंपल लिया जाएगा एंड इट इज ट्रांसप्लांटेड टू द जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब क्या? जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, जेनेटिकली डिफरेंट यानी कि ऐसे नहीं कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे बर्न वुंड हुआ है तो मेरे पापा का स्किन लेके मुझे लगा दिया। वी आर जेनेटिकली सिमिलर पर्सन। जेनेटिकली डिफरेंट यानी कि जो मेरा सगा रिलेटिव नहीं है उसका स्किन सैंपल मुझे लगा दिया जाएगा, बट इट शुड बी फ्रॉम द सेम स्पीसीज। अगर मैं इंसान हूं तो मुझे इंसान की स्किन लगेगी, ये नहीं कि किसी कुत्ते या फिर किसी और जानवर की स्किन लगेगी। तो डिफरेंट इंडिविजुअल जेनेटिकली बट फ्रॉम द सेम स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज द होमोग्राफ्ट टेक्निक। एंड डीप पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि अ स्किन ग्राफ्ट विच इज यूज्ड टू ट्रीट द deep partial thickness burn where the damage extends through the एपिडर्मिस एंड इनटू द डर्मिस। यानी कि बर्न जो है ये सुपरफिशियल नहीं है, ये एपिडर्मिस डर्मिस के अंदर तक जाता है। बट सम डर्मल स्ट्रक्चर्स जैसे कि हेयर फॉलिकल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये इंटैक्ट है। यानी कि स्किन के ऊपर की जो दो लेयर है, जो एपिडर्मिस या फिर डर्मिस है, ये तो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल ये अगर सही है तो हम लोग डीप पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट जो है वो यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ये दोनों ही लेयर यानी कि डर्मिस, एपिडर्मिस, ये दोनों ही लेयर जो है ये ग्राफ्टिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या था? जो डिसीज पर्सन है उसी को यूज करेंगे बर्न एरिया के वुंड को ट्रीट करने के लिए, यानी फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। सो द राइट आंसर इज ऑटोग्राफ्ट। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next, coming to question number 24, the papillary layer region of the dermis is attached with which layer of the epidermis? Again, papillary layer ये कहाँ पे है ये पता होने के लिए स्किन का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके,
तो स्किन के लेयर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रैटम कॉर्नियम हो गया, स्ट्रैटम स्पाइनोजम हो गया, फिर स्ट्रैटम बेसल हो गया, एंड स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम भी हो गया। तो ये स्किन के अलग अलग लेयर्स है, जिसमें से पैपिलरी लेयर जो है ये सबसे नीचे वाले लेयर को कनेक्टेड रहेगा। ओके, सो दिस पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज पैपिलरी लेयर। तो ये कहां पे प्रेजेंट है? सबसे नीचे वाला स्ट्रैटम बेसल, जो कि एपिडर्मिस का सबसे लोएस्ट लेयर है। सो द राइट आंसर इज स्ट्रैटम बेसल। ठीक है, चलो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के पास में। बिलो ऑफ विच द फॉलोइंग स्किन लेयर्स डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल? डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। अब स्किन की डायग्राम हमने ऑलरेडी देखी है, चलो फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वो लेयर है जहां पे ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है? पैपिलरी लेयर हो गया, ब्लड वेसल प्रेजेंट है। डर्मिस लेयर में हम ब्लड वेसल्स क्लियरली दिख सकते हैं। हाइपोडर्मिस में भी ब्लड वेसल्स क्लियरली दिखते हैं। सो द राइट आंसर इज एपिडर्मिस, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के 5 क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन के हिसाब से आपका टोटल 20 क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो चुका है। ओके, सो आज के एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन के अगेंस्ट हमने टोटल 100 एमसीक्यूज की तैयारी की है, एंड वी हैव कवर्ड 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सेल, सेल ऑर्गेनल्स, टिश्यूज एंड द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग एचएपी के ही कुछ और नए चैप्टर्स पढ़ेंगे, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है ये पढ़ने के लिए मिलेंगी। तब तक के लिए आपको होमवर्क के तौर पे क्या करना है कि इन्हीं चैप्टर्स के और भी जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करने की कोशिश करो। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको अवेलेबल होते हैं तो उसमें भी देखो क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार से है। ओके, हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिजाइन किए वो उसी प्रकार से है, बट फिर भी डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मिलते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो होमवर्क के तौर पे आप लोग ये सारे एमसीक्यूज फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। बाय द मीन टाइम अगर कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली हम लोग उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द टाइम परमिट्स। ठीक है, तो चलो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, नए नॉलेज के साथ में, नए एमसीक्यूज के साथ में। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर और आपको सारे एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जाम नजदीक है बेटा, प्रिपरेशन जल्दी जल्दी करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।